अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शहबाज बदर। नामवर कालम निगार हसन निसार के खिलाफ पिछले कई दिनों से एक अजीब तरह का प्रोपोगंडा हो रहा है, जिसमें उनकी ज़ाती ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है। हसन निसार के बेटों को इस्तेमाल करके हसन निसार की ज़ाती ज़िंदगी पर कीचड़ उछाला जा रहा है और उनकी ज़ात पर इस वक्त उंगलियां उठाई जा रही हैं और उनको एक विलन की तरह मीडिया के सामने पेश किया गया है। ये एक तरफा स्टोरी उस वक्त शुरू हुई जब उनके एक बेटे शापर हुसैन की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस वक्त माली तंगदस्ती का शिकार हैं और अपने बाप हसन निसार की मदद की ज़रूरत है। ये वीडियो आनन फानन उस वक्त मंजर आम पर आई और वायरल हो चुकी। लोगों ने तरह तरह की बातें की। हसन निसार का जो बड़ा बेटा है शापर हुसैन, उसका हुलिया कुछ ऐसा था कि लोगों को लगा ही नहीं कि ये हसन निसार का बेटा भी हो सकता है। मगर उसके बावजूद जब ये साबित हुआ कि वो वाकई हसन निसार ये पहली बीवी से बेटा था, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने और तरह की अजीबोगरीब मन गढ़ंत कहानियां हसन निसार से मंसूब करके उनको एक विलन की सूरत दिखाया गया। जैसे ये दिखाया गया कि हसन निसार अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनी औलाद के साथ एक जालिम बाप की तरह सलूक करता रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ये स्टोरी मज़ीद डेवलप होती गई, मगर जितने भी लोगों ने इस स्टोरी के मुतल्लिक बात की वो सब एक तरफा कहानियाँ थी। कुछ ने अपने तज़िये लगाए, कुछ ने अपने अंदाजे लगाए, मगर हक़ाइक़ को जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हसन निसार साहब अपने करीबी लोगों में ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि कुछ लोगों ने उनकी बातें ना मानने की वजह से उनकी ज़ाती ज़िंदगी को मीडिया के सामने उछाला और मुझे विलन बनाकर पेश किया गया, जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है। ये हसन निसार साहब की तरफ से कुछ बातें हैं जिनके बारे में आगे चलकर बात करूँगा, मगर सबसे पहले ये जान लें कि हसन निसार की ज़ाती ज़िंदगी थी कैसी। हसन निसार ने 2 शादियां की थी। पहली शादी में ये तीनों बेटे थे जो कि मंजर पर इस वक्त आ चुके हैं। और पाकिस्तानी कल्चर में हम सबको पता है कि जब एक शख्स, एक मर्द 2 शादियां करता है तो पहली बीवी और पहली बीवी से जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने बाप के बारे में किस तरह की राय रखते हैं। वो उसको बाप समझने की बजाय उसको दुश्मन ही समझते हैं। तो जब हसन निसार ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी तो ये तीनों बेटे हसन निसार साहब के पास चले गए और बकौल उन बेटों के वो 12th स्टैंडर्ड तक यानी इंटर तक वो अपने बाप के पास रहे। जब हसन निसार ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी तो ये दोनों बड़े बेटे उस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और उसके बाद हसन निसार के पास ये तीनों बेटे चले गए। हसन निसार की पहली बीवी ने डिवोर्स लेने के बाद दूसरे शख्स से शादी कर ली और ये तीनों बेटे बजाय इसके कि अपनी माँ के साथ जाते, छोटे होने की वजह से अपनी माँ के साथ रहते, ये हसन निसार के पास आ गए। इंटर तक ये अपने बाप के साथ रहे। इसके बाद ये फिर अपनी माँ, जब ये जवान हुए तो इनकी माँ इनको वापस अपने पास ले गई और फिर वहाँ से कहानी में इस वक्त ट्विस्ट आया जब ये इन्होंने अपने बाप के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। जितनी मर्जी आप स्टोरी बना लें, मगर हकीकत यह है कि हम सब के हर किसी का बाप जो है वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं होता, कोई बहुत बड़ा मशहूर आदमी नहीं होता। तो हम सब अपनी ज़िंदगियों में फिर क्या करते हैं, अपनी जब हमें पढ़ाया लिखाया जाता है तो उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं। मगर हसन निसार के तीनों बेटों की हालत आप देख लें कि पढ़ने लिखने के बावजूद इन तीनों की हालतें ऐसी हैं कि शायद ये पढ़े लिखे भी नहीं लग रहे। और इस सारी स्टोरी में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हसन निसार की बेगुनाही भी साबित कर रही हैं। मिसाल के तौर पर शापर हुसैन जो कि हसन निसार का बेटा है, वो ये कहता है कि उनके बाप ने उनको वो सहारा नहीं दिया और उनके बाप ने कभी उनको अपने पास नहीं रखा। अब देखें, सबसे पहले तो वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 1988 से लेकर 2000 तक वो अपने बाप के पास रहे हैं। उसके बाद भी हसन निसार ने इनको पढ़ाया लिखाया, उनके लिए उनके कॉलेजेस की फीसेस पे की। एक ने लॉ किया, एक ने MBA किया। तमाम की तमाम जितनी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की फीसें थी वो हसन निसार ही पे करते रहे। बाद शापर हुसैन को मीडिया में जितनी भी जॉब्स थी वो हसन निसार के रेफरेंस की वजह से दी नेशन में काम किया, इसके बाद जो फ्रंटियर पोस्ट में काम किया, इसके अलावा भी 2-3 अखबारों में काम किया, दी न्यूज़ में काम किया। जो जंग ग्रुप का हिस्सा है दी न्यूज़, वहाँ पर हसन निसार के रेफरेंस से ही शापर हुसैन को जॉब मिली थी। तो उसका ये दावा कि उसके बाप ने उसको कभी पूछा नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत साबित होता है। इसके अलावा देखें, जब शापर हुसैन अपनी नादानियों की वजह से वो नौकरी छोड़कर शारजा के एक अखबार गल्फ टुडे में नौकरी करने 2012 में गया, तो तब भी हसन निसार अब शापर हुसैन के पास मिलने दुबई में आए। शापर हुसैन को समझाया कि वो अपनी इस नौकरी को छोड़कर वापस उनके साथ चले। उस वक्त शापर हुसैन ने कहा कि उनके ऊपर एक बैंक का कर्जा है और ये तकरीबन 35,000 दिरहम, यानी उस वक्त अगर हिसाब लगाया जाए 2013 और 14 के दरमियान तो ये 12-13 लाख रुपया बनते हैं पाकिस्तानी। तो बकौल शापर हुसैन के, जो कि एक वीडियो क्लिप में है जो मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, उसमें वो खुद कहता है, मानता है उसका बेटा कि हसन निसार ने यानी उनके वालिद ने उनको कहा था कि फिलफोर बैंक का ये कर्जा है वो फिलफोर अदा करने को तैयार हैं अगर वो वापस जाने पर राज़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे हो तुम?
میں نے کہا میں نے ادھر بینکس کے پیسے دینے ہیں UAE میں، ٹھیک ہے، ایک بینک ہے وہاں پہ، ابھی بھی میں نے ان کے پیسے دینے ہیں، 35,000 درہم دینا ہے، تو کہتے کہ میں پیسے دے دیتا ہوں، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے پیسے، لیکن پھر بھی $1,000 لے لیا میں نے ان سے، 1,000۔ مگر شاپر حسین کے بقول اس نے انکار کر دیا، تو اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسن نثار اپنی اولاد کے لیے کس حد تک فی الفور فیصلے کیا کرتے تھے۔ 12-13 لاکھ روپے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے، مگر بقول شاپر حسین کے کہ وہ دینے کو تیار تھے، مگر اس نے لی نہیں۔ 35,000 درہم لینے کی بجائے $1,000 یعنی وہ تقریباً 3,000 درہم بنتے تھے، اس وقت بھی 3,000 ساڑھے 3,000 درہم بنتے تھے، وہ لے لیا انہوں نے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ حسن نثار اپنی اولاد کے متعلق کتنے کنسرن تھے اور کس طرح فی الفور وہ مدد کیا کرتے تھے۔ اب آئیے اس سٹوری کی طرف کہ حسن نثار کے خلاف یہ سٹوری کیسے اور کب پلانٹ کی گئی۔ کہ حسن نثار جنگ اور جیو گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں، جیو ٹی وی پہ ان کا ایک پروگرام آتا ہے، اس کے علاوہ جنگ اخبار میں وہ چوراہا کے نام سے اپنا ایک کافی عرصہ سے اپنا ایک کالم لکھ رہے ہیں۔ جب سے میر شکیل الرحمان جنگ اور جیو گروپ کے جو مالک ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد سے بہت ساری صحافی، اس ادارے کے ملازمین وہ ٹویٹر پر بھی ایکٹیو ہیں، میر شکیل الرحمان کی بے گناہی کے لیے ایکٹیو ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے پروگرام میں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، اداریے لکھے جاتے ہیں، کالم لکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پاکستان میں صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس بارے میں میر شکیل الرحمان کی رہائی کے حوالے سے پرزور مطالبہ کر رہی ہیں۔ مگر جب بات حسن نثار کی آتی تھی تو حسن نثار سے جب یہ کہا گیا عمران خان آپ کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو اگر آپ عمران خان سے ایک بار بات کر لیں کہ وہ میر شکیل الرحمان کی ضمانت کروانے میں کوئی نرمی کا مظاہرہ کریں، نیب ان کی بات ضرور سنے گی، تو آپ ان سے عمران خان سے بات کریں۔ تو حسن نثار نے صاف انکار کر دیا کہ عمران خان جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا اور وہ میری بات بھی نہیں مانے گا، جو میرٹ پر اس وقت چل رہا ہے اس کے حساب سے عدالت سے جو ریلیف مل سکتا ہے وہی ریلیف میر شکیل الرحمان کو ملے گا۔ عمران خان سے اس بارے میں توقع رکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو حسن نثار نے جب اس طرح انکار کیا، انہی لوگوں کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ چلیں آپ عمران خان سے بات نہ کریں، بلکہ آپ جیو میں ایک پروگرام میں آپ کھل کر میر شکیل الرحمان کی رہائی کے متعلق بات کریں اور یہ بات کریں کہ نیب نے جو ان کو گرفتار کیا ہے وہ دراصل ناانصافی ہے، ان کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ تو اس طرح بات کرنے سے ایک ماحول بنے، آپ چونکہ ایک قداور شخصیت ہیں میڈیا کی اور پورے ملک میں آپ کی بات کو بڑا سراہا جاتا ہے، آپ کی بات کو مانا بھی جاتا ہے، لوگ آپ کی بات کو سنتے بھی ہیں، تو آپ ایک کام کریں کہ اپنے پروگرام میں میر شکیل الرحمان کی رہائی کی ایک کمپین چلا دیں، جس سے ہو سکتا ہے کہ اداروں پر تھوڑا دباؤ بنے اور وہ میر شکیل الرحمان کی ضمانت کروانے میں آسانی ہو سکے۔ اس وقت بھی حسن نثار نے انکار کر دیا کہ وہ اس معاملے میں بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ اداروں پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر میر شکیل الرحمان بے گناہ ہیں تو پھر عدالت میں ان کے خلاف نیب ثبوت نہیں پیش کر پائے گی اور اس طرح ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ تو حسن نثار کے اس جواب کے بعد ان لوگوں نے حسن نثار کو اس وقت پہ ایک دھمکی دی تھی کہ اب حسن نثار کو وہ کھل کر بدنام کریں گے۔ تو سوشل میڈیا پر جب ان کے بیٹے کو سامنے لایا گیا تو یہ شاپر حسین بیٹا کوئی نیا تو نہیں ہے، یہ میڈیا سے ہی ریلیٹڈ تھا اور سارے لوگ، دی نیوز میں یہ کام کر چکا ہے، دی نیشن میں کام کر چکا ہے، اس کے علاوہ فرنٹیئر پوسٹ میں کام کر چکا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ حسن نثار کی یہ اولاد اچانک سے گمنامی سے منظر عام پر سامنے آ گئی ہو اور لوگوں کو اچانک سے اب پتہ چلا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ شاپر حسین تو میڈیا کا حصہ تھا اور بلکہ جنگ اور جیو کے لوگ تو بڑا پرانا اس کو جانتے ہیں۔ تو پھر ایسے کیسا ممکن ہوا کہ انہی حالات کے اندر ہی حسن نثار کے خلاف کمپین چلائی گئی ہو جبکہ میر شکیل الرحمان نیب کی حراست میں ہو؟ تو یہ تمام اگر کڑیاں آپ آپس میں ملاتے جائیں تو ساری سٹوری جو ہے، جتنی بھی یہ کوکڈ ہوئی ہے سٹوری، یہ ساری ہمارے سامنے آ جائے گی کہ یہ سٹوری کہاں سے چلی تھی اور کن لوگوں نے حسن نثار کی ذاتی زندگی کو اچھالنے کے لیے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، ان کے ذات پر حملے کیے گئے، ان کو ایک ظالم باپ اور ظالم انسان دکھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ انہوں نے میر شکیل الرحمان کی رہائی کے بارے میں ایک بیان دینے سے بھی گریزاں کیا، اور یہی وہ وجہ ہے، ورنہ شاپر حسین بھی ادھر تھے اور باقی لوگ بھی ادھر تھے، اور حسن نثار اپنی اولاد کے بارے میں جتنا کنسرن تھے، جتنا کہ ایک سخت گیر باپ ہو سکتا ہے حسن نثار بہت زیادہ سخت ہوں اپنی اولاد کے بارے میں، جیسا کہ بہت سارے والدین اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں، مگر حسن نثار بھی شاید انہی کی طرح ہوں جیسا کہ ان کے رویے سے بھی لگتا ہے۔ مگر یہ کہنا کہ انہوں نے ایک ظالم باپ کی طرح اپنی اولاد پر ظلم کیے،
तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हसन निसार हो सकता है आने वाले दिनों में हसन निसार इस पर खुलकर बात करें, मगर अपने वो करीबी हलकों में इस पर वो बात करना शुरू हो चुके हैं कि कुछ लोगों की बात ना मानने की वजह से उनकी ज़ाती ज़िंदगी को इस तरह मीडिया पर उछाला गया। एक और बात आपको बताता चलो कि इस चीज़ में हसन निसार को बदनाम करने में सोशल मीडिया का ही सहारा लिया गया। आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ये न्यूज़पेपर पर इस तरह की खबरें कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। उसकी रीज़न क्या है? हसन निसार मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसी सूरत में हसन निसार के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया पर बोलना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता था उन सब के लिए भी। इसलिए किसी ने भी हसन निसार के खिलाफ मीडिया के टॉक शोज़ में बात नहीं की, बल्कि इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी की पकड़ नहीं है। कोई गुमनाम आदमी भी कोई स्टोरी अपलोड कर देता है, कोई वीडियो अपलोड कर देता है, कोई पोस्ट कर देता है, कोई ट्वीट कर देता है। तो इस तरह एक माहौल बनाया गया और इस माहौल में गुमनाम लोगों को आगे लाकर हसन निसार के बेटों के जरिए फिर हसन निसार की किरदार कशी की गई। हसन निसार का कोई कसूर नहीं था, एक इतना ही कसूर था जितना कि एक शख्स 2 शादियां कर लेता है और फिर वो दोनों जगह अपनी कशमकश की लड़ाई लड़ता है। हसन निसार के साथ भी वही हुआ था। हसन निसार इस वक्त अपने घर से बाहर भी बहुत कम निकलते हैं। बकौल उनके वो हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने घर से टीवी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए निकलते हैं, अदरवाइज वो पूरा हफ्ता अपने घर में ही रहते हैं। जिस तरह के हसन निसार प्रोग्राम करते हैं और जिस तरह उन्होंने बैक वक्त मुस्लिम लीग नवाज को पहले, फिर इससे पहले पीपल्स पार्टी को, मुशर्रफ को उन्होंने चैलेंज दिए रखा। हर दौरे हुकूमत में जो भी उस वक्त वुज़रा होते थे उनकी आंखों में खटकते रहे हसन निसार। ऐसा बंदा भी आपको पाकिस्तानी तारीख में शायद कम ही मिले जो हर हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे, हुकूमत की करप्शन और उनकी नाहलियों पर बात करते रहे, खुलकर बोलते रहे। उस वक्त भी तो ऐसे शख्स को किस कदर धमकियां नहीं मिलती होंगी, ऐसा शख्स क्या सुकून में रह सकता है? तो इस सारी सूरत हाल में उनके बेटों को इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एक स्टोरी बनाई गई। उसमें कितना सच था कितना झूठ था वो मैं आपके सामने बता चुका हूँ, मगर सूरत हाल ये है कि हसन निसार को मीर शकील उर रहमान के हक़ में कोई प्रोग्राम ना करने, कोई बयान ना देने की पादाश में उनको सज़ा मिली और उनको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस तरह यूँ बदनाम किया गया। उम्मीद है आज की स्टोरी में आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी मिला होगा। अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।